अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो गाइज, आप सब ने मैच देख लिया होगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने लास्ट ओवर में टारगेट चेस कर लिया है और अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि विर्चुअली शायद नॉकआउट हो चुका है। हालांकि अभी भी थोड़े थोड़े चांसेस हैं हमारे सेमीफाइनल्स में जाने के, लेकिन खैर मस्ट विन गेम थी ये भी, जो कि हम हार गए हैं। और इसको स्टार्ट हम आई थिंक स्टार्ट से ही बिल्कुल स्टार्ट लेके चलते हैं, टॉस से ही अगर हम बात करें। सो टॉस से पहले आई वाज लिसनिंग टू दोज एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट। सब ये बोल रहे थे कि सलमान अली आगा बैटिंग लेगा, उसको लेनी बॉलिंग चाहिए, चेस करना चाहिए, ओवरकास्ट कंडीशंस है, ऐसी पिच है। बैटिंग सेकंड अगर आप करोगे तो उसमें आपको बैटिंग थोड़ी इजी हो जाती है, फेवर मिलता है बैटर्स को, बैटर्स के लिए कंडीशंस इजी हो जाती हैं। फिर स्पिनर्स की बॉल जरा ड्यू पड़ जाती है, ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, ऑल दोज ड्यू टू ऑल दोज रीजंस सलमान अली आगा को बॉलिंग लेनी चाहिए ताकि हम चेस करें। बट सलमान अली आगा टॉस जीते। अच्छा, एक तो ये था ना कि पहले हम टॉस भी नहीं जीता करते थे एक टाइम पे, सो उसमें बड़ा था। अब हम इतनी मुश्किलों से इतने टाइम बाद टॉस जीतना शुरू हुआ और उसका जीतने का आई थिंक कोई फायदा नहीं होता हमें। हम काफी टाइम से देखें सलमान अली आगा के डिसीजंस अच्छे नहीं होते टॉस पे, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आज भी फिर वही हुआ हमारे साथ। आज सलमान अली आगा ने टॉस जीता, उन्होंने बैटिंग ली और प्लेइंग 11 भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे इस पे कि नसीम शाह को आना चाहिए, एक फास्ट बॉलर और रखना चाहिए इनको या नहीं रखना चाहिए। बट सेम ही टीम थी, आई थिंक एक ही चेंज था जिसमें फहीम अशरफ को हमने बाहर किया और उसकी जगह शाहीन शाह अफरीदी वापस आए टीम में। और शाहीन शाह अफरीदी ने क्या बॉलिंग कराई आज, ऊपर की 3 विकेट्स। चलिए पहले बैटिंग पे आते हैं, फिर उसके बाद बॉलिंग पे चलते हैं। बैटिंग में साहिबजादा फरहान, अगेन हैट्स ऑफ टू हिम, वही फिर से हमारे टॉप स्कोरर रहे आज के मैच के, और इवन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए पूरे वर्ल्ड कप में ही वो टॉप रन गेटर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। तो बहुत अच्छी बैटिंग की साहिबजादा फरहान ने। उसके बाद बाबर आजम, शादाब खान, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड विद अ फ्यू नॉक्स। और आई थिंक अच्छी एक हम कह सकते हैं कि जब बैटिंग बीच में एक टाइम था कि हमें लग रहा था 180 भी टच कर जाएंगे, बट एंड में फिर विकेट्स का कुछ कोलैप्स हो गया, बैक टू बैक विकेट्स हमारी गिर गई। स्टिल कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से रन निकाल के 164 हमने कर लिया। और जैसी पिच थी, इट वॉज नॉट बैड एट ऑल। इवन मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, द पीपल दे वर क्वाइट हैप्पी विद द स्कोर के ठीक है 165 का टारगेट, श्रीलंकन कंडीशंस हैं, कैंडी का ग्राउंड है, इतना बुरा नहीं है, इट्स फाइन, पिच के हिसाब से ठीक है। बट सेकेंड इनिंग्स में अगेन ड्यू पड़ती है आपके पास, उसका बहुत ज्यादा होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस एंड चेज आसान होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्कोर हमें कम लग रहा था, मे बी 180 टच हो जाता तो शायद। खैर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया 180 भी उनके लिए तो कम होता। सो बैटिंग पे अगर हम उनकी बैटिंग पे आते हैं, यानी हमारी बॉलिंग पे, सेकंड इनिंग्स में शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी पे इतने लोग बातें कर रहे थे उसको बाहर बिठाएं, सीनियर प्लेयर है फिर भी नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस है उसका क्या फायदा, रन खा रहे हैं ना विकेट्स ले रहे हैं, और बस ऑल राउंडर बन रहे हैं, ऑल जो सारी बातें हो रही थी। बट ही बोल्ड ब्रिलियंटली टुडे। 3 विकेट्स लिए हैं और 3 विकेट्स भी वो जो आपका टॉप थ्री शाहीन शाह अफरीदी ने उड़ा दिया कि ही डिस्ट्रॉयड देयर टॉप ऑर्डर। और जो चौथी विकेट भी ली हैरी ब्रूक्स की, जो कि बहुत लेट आई, टू लेट फॉर अस, मैच खत्म हो चुका था वहां पे, बट स्टिल 4 विकेट्स फॉर शाहीन शाह अफरीदी। और आई थिंक रन उन्होंने 30 या 31 दिए, इट वॉज गुड। T20 में इतना आई थिंक 4 विकेट्स आप ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। और पहले 3 ओवर तो बहुत ही अच्छे गए, पावर प्ले में ही शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर्स कराए जिसमें वो 3 विकेट्स ले गए थे, और वहां पे लग रहा था कि 80-85% मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया है। फिर वहां पे आए हैरी ब्रूक्स, और एक टाइम था जब 70s में स्कोर था इंग्लैंड का, जिसमें से 40 समथिंग 50 के अराउंड अबाउट हैरी ब्रूक्स का था। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कितना सिंगल हैंडेडली हैरी ब्रूक्स मैच को लेके चला है। जहां बाकी बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे डबल डिजिट्स में आने के लिए, हैरी ब्रूक्स वहां पे 50 कर रहा था। और जो आज उन्होंने सेंचुरी भी की, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पे की, इट वॉज अ 50 बॉल सेंचुरी, एग्जैक्टली डबल 200 का स्ट्राइक रेट। और वंस अगेन हमेशा की तरह कोई एक बंदा हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है चेज में और वो हमसे आउट नहीं होता, और उसकी वजह से एंड में हम मैच हार जाते हैं। सो अगेन बट हैट्स ऑफ टू हैरी ब्रूक्स, उनका कैप्टन भी था। लीडर्स की इनिंग्स अगर हों तो ऐसी हों, इतनी बहुत खूबसूरत इनिंग्स, शॉट्स भी अच्छी थी। कुछ हमने भी थोड़े से मिसफील्ड्स किए हैं, हमसे हुए हैं कोलैप्सेस फील्ड्स में, वो इंग्लैंड से भी हुए थे, बट अगेन ऑब्वियसली जो हारता है उसके आपको ज्यादा नजर आते हैं लूप होल्स। सो और बॉलिंग में एक और चीज, बॉलिंग चेंजेस भी कंफ्यूजिंग थे सलमान अली आगा के, और फील्डिंग भी आई थिंक इट वाज ओके, फील्ड प्लेसमेंट भी इट वाज ओके, मेडोकेयर सिंह
बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। जहां पे एंड में इतना कम स्कोर रह गया था, आपको अटैकिंग फील्ड सेट करना चाहिए था, वहां पे आई थिंक बहुत डिफेंसिव था, बहुत डिफेंसिव माइंडसेट था कैप्टन का। और आई थिंक काफी सारे डिसीजंस थे कैप्टनसी वाइज अगर हम बात करें, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की बैटिंग एक तरफ, बॉलिंग एक तरफ और कैप्टनसी सिर्फ एक तरफ, इतने आई थिंक लूप होल्स भी एक छोटा वर्ड हो गया अब इसके लिए ना, एब्सोल्युटली ब्रेनलेस डिजास्टर्स कैप्टनसी थी। इंडिया वाले मैच में भी हमने देखा, उसमें भी सलमान अली आगा इतने कंफ्यूज थे कि उनको खुद ही नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और जब आपका कैप्टन ही इतना प्रेशर में आ जाए, इतना कंफ्यूज हो जाए कि उसको भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो वो बाकी प्लेयर्स को क्या कॉन्फिडेंस देगा। बाकी प्लेयर्स आपके स्ट्रगल कर रहे हैं, अंडर प्रेशर नर्वस हुए हैं, और कैप्टन को खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है, सो वो किसी भी प्लेयर को क्या कॉन्फिडेंस देगा। और अभी तो इंडिया वाले मैच में हमने बात की कि कैप्टनसी अच्छी नहीं थी, और आज भी सेम वही, टॉस से लेके फिर प्लेइंग 11 फिर बॉलिंग डिसीजन सब बेकार थे। और जो छोटी टीम्स हमारी, जो एसोसिएट नेशंस हैं, उनके खिलाफ जो मैचेस हुए हैं, आई एम प्रिटी श्योर उसमें भी इस तरह के कोई ना कोई लूप होल्स होंगे। तो ऑब्वियसली वो एसोसिएट नेशंस हैं, उनके खिलाफ आपके पास थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, आपके कुछ बैड डिसीजंस भी कवर हो जाते हैं अगर आप मैच जीत जाओ तो ऑब्वियसली। बट जहां फिर बड़ी टीम्स आती हैं, वहां पे आपके पास मार्जिन नहीं होता, क्योंकि एक प्लेयर कैसी बॉलिंग करा रहा है ऑन द डे, उसको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, विकेट्स आ रही है नहीं हो रही, रन कंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे। सिमिलरली फॉर बैटिंग, जो बैटर्स हैं उनको भी कितने वो रन स्कोर कर पा रहे हैं, शॉट्स लग रही है नहीं लग रही। रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा ना लक बेस्ड भी होते हैं कि इनका आप फुल एफर्ट कर सकते हो, बट आप इतना आपके हाथ में नहीं होते रिजल्ट्स आपके हाथ में। लेकिन ये जो इस तरह के डिसीजंस हैं, आपकी फील्डिंग है, ये सब आपके हाथ में है, इसमें तो आप फुल करो ना। इसी में आप जो इतनी एक टेरिबल डिसीजंस लोगे, फिर जो अनसर्टेन चीजें हैं उनके बारे में तो कोई फायदा नहीं है ना। सो अब इसका क्या कह सकते हैं कि बड़ी टीम जहां पे आएगी, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप, और जहां पे बड़ी टीम आएगी वहां कैप्टन ही इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको आई डोंट नॉट नो। कोच था, कोच काफी हमने देखा फील्ड में भी आया, हडल लिख हुआ टीम का, उसने समझाया उनको, और बाहर भी बैठ के वो कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ नोट कर रहा होता है कोच। बट ऊपर से मैनेजमेंट में, कोचेस में कोई ऐसा नहीं है जो सलमान अली आगा को थोड़ा समझा सके कि क्या करना है। टॉस से लेके हमारा कैप्टनसी वाइज आई एम टॉकिंग कि हमारा टॉस से लेके काम खराब होना शुरू होता है और मैच के एंड तक खराब होता है। सो कैप्टनसी के लिहाज से तो आई थिंक मैं 0 भी नहीं दूंगी, माइनस में दूंगी इस वर्ल्ड कप के लिए सलमान अली आगा को। बाकी बैटिंग बॉलिंग सब में ही हमारे रहे हैं कुछ लूप होल्स रहे हैं। फील्डिंग भी आज थोड़ी ऑफ लग रही थी हमें बीच में, कहीं कहीं भी बहुत अच्छी भी की इन्होंने। और एंड में इतनी सी एक होता है ना, पाकिस्तान की शुरू से जो आदत है, बिल्कुल मैच खत्म करके इतनी सी एक होप दे देते हैं। सो वो भी बिल्कुल एंड में आई हमें। बट अगेन हैरी ब्रूक्स की जहां विकेट गिरी, 100 किया उन्होंने, उसके बाद इमीडिएटली उनकी विकेट गिरी। शाहीन शाह अफरीदी का ही लास्ट ओवर था जो उनकी 4th विकेट थी, इट वाज ऑफ हैरी ब्रूक्स। बट अगेन वहां पे बहुत देर हो चुकी थी, रन्स कम रह गए थे, बॉल ज्यादा थी, उसके बाद भी अगले ओवर में जैसे वो विकेट भी गिरी और अच्छा ओवर गया, रन्स नहीं पड़े, तो थोड़ी होप थी। बट स्टिल बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक होता है ना, आप लास्ट विकेट पे भी चलो खड़े हो, फिर भी थोड़ा चांस होता है कि यार 5-6 स्कोर है, लेकिन विकेट तो आखिरी ना, कोई पता नहीं किसी बॉल पे विकेट गिर जाए। उनके पास 2 विकेट्स पड़ी थी आखिरी ओवर में, आई गेस 3 या 4 स्कोर था और 6 बॉल्स थी, तो पहली बॉल पे चौका लगा और मैच खत्म। क्या आई डोंट नॉट नो, इस पर भी थोड़ा सा डिबेटेबल है। जो यहाँ पे एंड में बॉलिंग चेंजेस हुए वो भी थोड़े डिबेटेबल हैं। एनीवेज, अब बहुत सारे लोग जो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, क्या हमारा अभी भी सेमीफाइनल्स में जाना पॉसिबल है या नहीं है। गाइज इजी, अभी भी हमारे पास टोटली चांस है जाने का। दो हमारी जो एक मैच कैंसिल हो गया था, इससे हमारे लिए दोनों गेम्स अगेंस्ट श्रीलंका एंड अगेंस्ट इंग्लैंड दोनों मस्ट विन गेम्स थी, जिसमें से हम एक हार गए। बट स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, अभी भी हमारे पास चांस है। वेल, अगर आई डोंट थिंक सो यू गाइज कैन सी फ्रॉम हियर वेरी क्लियरली, सो मैं ऐसे बता देती हूँ। इंग्लैंड हमारे ग्रुप में था, इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। अब बची 3 टीम्स, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड। इनमें से एक और टीम है जो 2nd स्पॉट के लिए कम्पीट करेगी। वो कौन सी टीम होगी? सबसे पहले तो हम अपने ही मैच की बात करते हैं। हमारा अगला मैच है, लास्ट मैच होगा हमारे ग्रुप का ऑन सैटरडे श्रीलंका के अगेंस्ट। वो हमारे लिए मस्ट विन गेम है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वो गेम जीतता है, पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स वहां से, 1 पॉइंट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के हो जाएंगे टोटल 3 पॉइंट्स। इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया, श्रीलंका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको हरा देंगे, और श्रीलंका इंग्लैंड से भी हारा हुआ है, श्रीलंका आउट। अब बचा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का क्या सिनेरियो होगा? न्यूजीलैंड के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो न्यूजीलैंड हम
हमने न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के अगेंस्ट हराना ही हराना है, और जो कि सॉलिड उसके चांसेस नहीं है। इंग्लैंड अच्छी टीम है, अभी भी उन्होंने अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं किया दो, बट स्टिल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, सो वी कैन होप कि इंग्लैंड हरा सकती है न्यूजीलैंड को। सो न्यूजीलैंड वो मैच अपना हार जाए, और उसके बाद न्यूजीलैंड का एक मैच होगा श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर तो न्यूजीलैंड श्रीलंका के भी अगेंस्ट हार जाता है तो न्यूजीलैंड इसका मतलब कोई मैच नहीं जीता, सिर्फ उनका 1 पॉइंट होगा जो उनको हमारे वाले बारिश वाले मैच में मिला था। ओनली 1 पॉइंट फॉर न्यूजीलैंड, और हमारे 3 पॉइंट्स है, हम क्वालिफाई कर जाएंगे अलॉन्ग विद इंग्लैंड। बट इन केस अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया, बट श्रीलंका ऑब्वियसली थोड़ा वो भी चांसेस तो है, श्रीलंका की होम कंडीशन से श्रीलंका हरा सकता है न्यूजीलैंड को। स्टिल वर्स्ट केस सिनेरियो श्रीलंका नहीं हरा पाता, श्रीलंका हार जाता है, न्यूजीलैंड जीत जाता है, फिर न्यूजीलैंड के होंगे 3 पॉइंट्स और हमारे भी होंगे 3 पॉइंट्स। बात आ जाएगी सारी नेट रन रेट के ऊपर। वही आज मैं बात कर रही थी पहले भी जो मैच देखते हुए कि एटलीस्ट हार भी रहे, इतना बुरा ना हारे, क्योंकि अच्छा हो गया हम लास्ट ओवर तक गेम ले आए तो हमारा नेट रन रेट इतना बुरा नहीं हुआ। अगर हम ये होप कर सकते हैं कि हम अपना नेट रन रेट स्ट्रॉन्ग करें, और हमारे पास एक और एडवांटेज ये है कि हमारा जो श्रीलंका के साथ लास्ट मैच है हमारा इस ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है। सो सैटरडे को जब वो मैच होगा हमारे पास क्लैरिटी होगी, हमें पता होगा कि हमने मैच जीतना है, कितने मार्जिन से जीतना है, क्या करना है। उससे पहले न्यूजीलैंड का इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर गई ना, और श्रीलंका को भी हम ये कह रहे हैं कि हम उनको हरा देंगे तो वो भी दे विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। सो न्यूजीलैंड ही है ना, न्यूजीलैंड के दोनों मैचेस हो चुके होंगे, हमारा बहुत क्लियरली हमें पता होगा कि न्यूजीलैंड का 1 पॉइंट है या न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स है। 1 पॉइंट हुआ तो हमने बस अपना श्रीलंका वाला मैच किसी भी तरह जीतना है। अगर इनकेस न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स हुए फिर भी हमारे पास एक मार्जिन, हमारे पास एक कैलकुलेटेड रन रेट का मार्जिन होगा, हमें पता होगा कि हमने इतने स्कोर से, इतने विकेट से, इतने ओवर्स में जीतना है टू बीट न्यूजीलैंड्स नेट रन रेट, और उस केस में भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, रमजान है, प्रे फॉर योर टीम, और अभी भी सॉलिड चांस है हमारे पास, जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड।